हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणव कुमार आप सबों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे IBPS RRB ट्रेन के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आ चुका है, कल ही रिलीज़ किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कब तक आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखेंगी। कब तक इसका लास्ट डेट है, कब से अप्लाई करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, तो मैं प्रणव कुमार, जिनका सिलेक्शन हाल फिलहाल में ही IBPS RRB 9 के थ्रू ऑफिसर स्केल 1 में हुआ है। हालांकि मेरा ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इस महीने के लास्ट तक हो जाने चाहिए। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ज्वाइनिंग हो चुका है, लेकिन कुछ RRBs जो हैं अभी कोविड और लॉकडाउन के कारण रह गए थे, हम ज्वाइन नहीं करवा पाए, तो अभी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन वो हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज नोटिफिकेशन पर बात करते हैं। नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो नए कैंडिडेट हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि RRB, जो कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो हर साल ऑफिस असिस्टेंट, जिसको क्लर्क भी बोलते हैं कई बार, ऑफिसर स्केल 1 जिसको PO भी बोलते हैं या असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं, ऑफिसर स्केल 2 जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं, ऑफिसर स्केल 3 जिसको सीनियर मैनेजर बोलते हैं, इन सारी पदों पे वैकेंसी निकालती हैं और इस साल भी उन्होंने वैकेंसी रिलीज़ करी है। और जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी IBPS को दिया जाता है, जो कि सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, और फिर लास्ट में प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद RRB खुद कैंडिडेट्स को बुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है और ज्वाइनिंग करवाती है। तो यही सारा खेल रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिसिपेटिंग RRBs, कौन कौन से RRBs हैं। तो और दोस्तों, मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं कौन से RRBs में यहाँ पे क्या चल रहा है। ये सारे RRBs के लिस्ट है, लगभग 43 RRBs हैं आज के डेट में, जो कि एक समय पे काफ़ी हुआ करते थे, 200 के करीब RRBs थे, लेकिन बहुत सारे रीजंस के कारण कम कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई कर दें, सब कुछ कर लें और आपको बाद में पता चले कि अरे यार, मैं तो एलिजिबल ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग ध्यान से सुनिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिए, क्योंकि आप 850 रुपया वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। कोई ये SSC का एग्ज़ाम नहीं है जो 100 रुपया में भर दिए। तो आप एलिजिबिलिटी को ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। तो सबसे पहले नेशनलिटी की बात आती है, जो कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, इन लोगों को भी शामिल किया गया, वो लोग भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर कोई है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा तिब्बतियन रिफ्यूज और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं, बर्मा, श्रीलंका इत्यादि, शायद भी ऐसे कोई लोग होंगे, अगर हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे दूसरा जो क्राइटेरिया होता है एज का, एज में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, above 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स होने चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 3 जून 1981 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ना ही 31 मई 2000 के बाद का। ये दोनों डेट पर अगर आप हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें, जो कि 21 ईयर्स इसमें भी है मिनिमम, और 32 ईयर्स मैक्सिमम। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 3 जून 1989 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, ना ही 31 मई 2000 के बाद आपका जन्म होना चाहिए।
उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जिसको असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं आरआरबीज में। तो यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स अगर है तो आप एलिजिबल हैं, और आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होने चाहिए। हालांकि एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैक्सिमम एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलते हैं, जैसे कि ओबीसी, SC ST इन लोगों को रिलैक्सेशन भी है, तो वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। हालांकि मिनिमम एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, आपको मिनिमम 18 ईयर्स का होना आवश्यक। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी ग्रेजुएट है तो वो 18 का तो होगा ही, इसलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर डेट की बात करें तो 3 जून 1991 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 31 मई 2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए। वहीं ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, यानी कि क्लर्क भी इसको बोलते हैं, तो इनके लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। यानी कि आपका जन्म 2 जून 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/6/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, इसके बीच में आपका कहीं भी है तो आप एलिजिबल हैं। एज के दृष्टिकोण से आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलर का थोड़ा देख सकते हैं, मैक्सिमम कम होता है ऑफिसर से, 28 ईयर्स है, जबकि ऑफिसर का 30 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, एज रिलैक्सेशन किसको कितना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST का 5 साल का, यानी कि आप 35 के हैं फिर भी भर सकते हैं। OBC को देखा जाए तो 3 ईयर्स का, यानी कि अगर 30 मैक्सिमम है तो आप 33 तक भर सकते हैं, 28 अगर मैक्सिमम है तो आप 31 तक भर सकते हैं। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स का दिया गया है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो लोग एज रिलैक्सेशन लेंगे उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करानी होगी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफिसर स्केल 1, 2 and 3 seeking एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट at the time of interview coordinated by the nodal RRBs with the help of NABARD and others, blah blah blah। तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करानी होगी। उसके बाद और इन्होंने बोल रखा है कि जो ऑफिस असिस्टेंट है तो उनको इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो उनको ज्वाइनिंग के टाइम पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और जो ऑफिसर्स हैं उनको इंटरव्यू के टाइम पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका, जैसे OBC के लिए हो गया, SC ST के लिए हो गया, तो ये आपको कुछ अथॉरिटी हैं जिनसे आपको बनवाना होगा। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी के लिए देखते हैं आगे। और एक और चीज़ है, जो OBC है लेकिन वो अगर क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से ज़्यादा है, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे और वो जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। तो वो प्लीज़ OBC से ना बढ़े, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ही कम लोग होते हैं। उसके बाद हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो PDF हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे EWS का भी डेफिनेशन दिया गया है, EWS के अंदर कौन कौन लोग आएंगे ये आप तो देख लीजिए। उसके बाद चलिए आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपका 28 जून 2021 है, मतलब 28 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, या उससे पहले अगर आया है तो अच्छी बात है। ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं, और आपका रिजल्ट जो है 28 जून तक आ जाने चाहिए या उससे पहले के होने चाहिए। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB, प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, एंड डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। हालांकि ये सब लिखने की बात है, इतना कोई देखता नहीं है ये सब चीज़। और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की बात है तो यहाँ पर भी आपको अगर
आती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ समय भी दिया जाता है सीखने के लिए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी बैचलर्स डिग्री है आपके पास, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, 28 जून से पहले आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 28 जून 2021 से पहले, तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे प्रेफरेंस विल बी गिवन, यहाँ पे लिखे हैं जिनको डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिशिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो उन लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे कुछ देखने को मिला नहीं, जैसा कि मैंने टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने बीटेक करा था, तो कोई ऐसा प्रेफरेंस देखने को नहीं मिला। हालांकि मुझे लगता है कुछ इंटरव्यू में आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, हालांकि मुझे तो इंटरव्यू में भी कम मार्क्स ही मिले थे और मुझे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी उससे रिलेटेड पूछे नहीं गए थे, तो इसलिए मुझे लगता है ये बस लिखने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर भी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज और डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब बस कहने की बात है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ये चीज़ें आपको चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मार्क्स का कोई चर्चा नहीं है, बैचलर्स डिग्री डायरेक्ट है, आपका कितना ही परसेंटेज मार्क्स है उससे कोई मतलब नहीं है ऑफिसर असिस्टेंट या ऑफिसर स्केल 1 के लिए। लेकिन ऑफिसर स्केल 2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम एग्रीगेट, और 2 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगता है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जो कि वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए था, या स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए मैनेजर का पोस्ट होता है ऑफिसर स्केल 2। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी आते हैं और जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स भी आते हैं, और भी कई ऑफिसर्स आते हैं। यहाँ पे भी आपको जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पोस्ट हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफिसर हो गया, यहाँ पे आपको इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सब में से किसी में। यहाँ पर भी 1 ईयर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। लॉ ऑफिसर्स का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर्स इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 इयर्स। उसका ट्रेजरी मैनेजर का भी 1 ईयर इन द रिलेवेंट फील्ड। मार्केटिंग ऑफिसर बहुत सारे हैं, ज़्यादा हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 पे ही है, इसलिए स्किप कर दे रहा हूँ मैं। और जिन लोगों को ऑफिसर स्केल 2 या 3 में अप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे PDF देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 28 जून 2021। ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, इसको आप ध्यान में रख के ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर जिन लोगों का अभी तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, अभी तक नहीं, मतलब 28 जून तक नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 28 जून तक आप कंप्लीट कर चुके थे कोर्स, तो इसके लिए आप रिजल्ट भी दिखा सकते हैं, जहाँ पे लिखा हो आपका पासिंग डेट लिखा हुआ हो, या फिर आपको कुछ मार्कशीट या कोई चीज़ पे भी लिखा हुआ बस 28 जून से पहले का डेट, वो आप दिखा सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों का जो रिजल्ट CGPA में, तो उनका कन्वर्टेड होना चाहिए परसेंटेज में, वो आप कॉलेज से ले सकते हैं, जाके वहाँ पे बोलिएगा सर मेरा, अगर आपका कन्वर्टेड नहीं है, हालांकि बहुत सारे कॉलेज खुद कन्वर्ट करके देते हैं, लेकिन इतना नहीं है, तो जाके वहाँ पे कन्वर्ट करा के ले सकते हैं, कॉलेज आपको प्रोवाइड करा देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आप कॉलेज से संपर्क करिए। और यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज मतलब किस तरह करना है वो सभी को पता है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। और यहाँ पे बोला गया है जो अगर आपका 59.99% है, तो आप उसको 59% ही ट्रीट करेंगे वो लोग, उसको आप 60 मत मान लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने बोला था प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज की वहाँ पे बात है, तो फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेजेज एज स्पेसिफाइड बिलो शैल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या है उसके लिए, जो भी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन स्टैंडर्ड 8, या तो 8वीं या उससे ऊपर के क्लास में अगर आप पढ़ चुके हैं तो मतलब आपके पास प्रोफिशिएंसी है, आपके पास अगर कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट है, या फिर मान के चलिए आपने 10th बिहार से किया है और आप बिहार से अप्लाई करें तो वहाँ पे हिंदी आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें कोई सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप तो सिंपल अपना रिजल्ट दिखाएंगे, उसमें साफ साफ दिखेगा कि आपने हिंदी पढ़ रखी। तो ये चीज़ है। ओके, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी देखने वाली बात है, वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द अफोरसेड रिक्वायरमेंट, अगर ऊपर वाले रिक्वायरमेंट आप नहीं मीट कर रहे हैं, देन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन के समय he will be given a time of 6 months from the date of joining to acquire the proficiency। आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा ताकि आप भाषा सीख लें, और इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसलिए इसका कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया है। जो भी SC ST या डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको 175 रुपया लग रहा है, यानी कि 175, और जो भी अदर कैंडिडेट हैं उनको 850 रुपीज़ लग रहा है। ये ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम ही, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, किस तरह से एग्ज़ाम्स जो है आपका होंगे और क्या पैटर्न रहता है यहाँ पे। हालांकि बहुत लोगों को पता ही होगा, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर देख लेते हैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स का, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, और कंपोजिट टाइम दिया जाएगा, यानी कि सेक्शनल टाइम नहीं होगा जैसा कि SBI या IBPS में होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक साथ आपको 45 मिनट दिया जाएगा, इसी में आपको पूरा पेपर करना है। आप मर्जी चाहे तो 10 मिनट में रीजनिंग कर लीजिए और बाकी का समय मैथ्स में लगाइए। तो ये एक चीज़ यहाँ पे फ़ायदा होता है, और कई लोगों को नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि एक ही सेक्शन पे ज़्यादा समय दे देते हैं और दूसरा सेक्शन आसान क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से ही आप तैयारी करके जाएँ एग्ज़ाम। ऑफिसर स्केल का जहाँ तक बात है तो उसमें भी सेम पैटर्न ही है। यहाँ पर भी 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के, और 45 मिनट का कंपोजिट टाइम आपको दिया जाता है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सेकिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे दोनों अगर पोस्ट के लिए आपने मिनिमम कट ऑफ जो है पार करना पड़ेगा, तभी जो है आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्ट होगा। वो सबको पता है, एक कट ऑफ तैयार किया जाता है एग्ज़ाम के बाद, और उससे ज़्यादा अगर आपका है तभी आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। और दोनों में आपका जो है सेक्शनल यहाँ पे कट ऑफ भी रहेगा रीजनिंग और मैथ्स का, वो भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों में ये नहीं कि मैथ्स में आप 40 में 40 ले आए और रीजनिंग में 4-5 ही आए और कट ऑफ 8 था, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, तो ये मेंस एग्जाम्स का आपने देख लिया, सॉरी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आपने देखा किस तरह का सिलेबस होता है। उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम में देखिए, ये कलर के लिए ऑफिस असिस्टेंट रीजनिंग 40 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। हालांकि एग्ज़ाम जो होगा आपका उसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी कि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, बाकी सबका 1-1। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है, यानी कि 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, या तो आप इंग्लिश लीजिए या फिर हिंदी लीजिए, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगे तो आप इंग्लिश ले लीजिए, अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है आप हिंदी में अच्छा कर सकते हैं,
तो हिंदी ले लीजिए, दोनों में से कोई एक। और ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन का वेटेज 1.25 और इसी में भी 1.25, यहाँ पे इसका वेटेज 0.5, बाकी सबका 1 होता है। तो रीजनिंग मैथ्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप उसमें अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। और कुछ इस तरह का पैटर्न भी आपको मेंस एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 में भी देखने को मिलेगा, सेम ही। यहाँ पे लिखा कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर फॉर ए और फॉर बी, यानी कि आप या तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए या हिंदी सेलेक्ट करिए। और ये चीज़ आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम के दौरान कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के दौरान आप स्विच भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, 2-3 क्वेश्चन आप करने गए, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप स्विच कर लीजिए, हिंदी सेलेक्ट करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पहले से डिसाइड करके जाइएगा क्या करना है, नहीं तो वहाँ पे आपका समय बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे कॉल लेटर्स के बारे में बताया गया है, ये सब तो बात की बात है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका कुछ दिनों बाद कॉल लेटर आएगा। इसमें लिखा गया है जो आप कॉल लेटर के साथ एक एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाएंगे, यानी कि आप कॉल लेटर जो आएगा उस पर तो आप एक पेस्ट करके जाएंगे, इसके अलावा एक आप एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाएंगे। इसके अलावा आप आईडी कार्ड भी साथ में लेके जाएंगे। आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, ये सब चीज़ें आपको लेके जाना है। ऑफिसर स्केल में वही सिस्टम है, दोनों में सेम ही है। और एक और चीज़, इस बार जो है आपका प्री का जो कॉल लेटर होगा प्री का, वो आपको सबमिट नहीं करना है इस बार। ऑफिसर स्केल 1 हो या फिर ऑफिस असिस्टेंट हो, OS या OA दोनों को, OS 1 को नहीं करना है। OS 1 और ऑफिस असिस्टेंट, इन दोनों को प्री का एडमिट कार्ड सबमिट नहीं करना है, इनको वापस लेके आना है। और ये एडमिट कार्ड आपको मेंस एग्जाम के दौरान भी लेके जाना होगा, और मेंस का जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी लेके जाना होगा। तो पिछली बार क्या था हम लोगों के समय, और जैसे मैंने ऑफिसर स्किल 1 का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे प्री का एडमिट कार्ड जो है जमा करवा लिया गया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ए वर्जन ऑफ टेस्ट किस मीडियम में यहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश से करते हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी, असम से करते हैं तो इंग्लिश एंड असमी। इस तरह आप लोग ये लिस्ट देख सकते हैं बाद में। उसके बाद ये ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग का दिया हुआ 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, यानी कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। इस तरह से ही मार्किंग होती है। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ स्कोर तैयार किया जाता है उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया होता है, अगर आपका शिफ्ट आसान है, शिफ्ट ईजी है तो आपका मार्क्स जो है बढ़ेगा। अगर शिफ्ट आपका टफ था, अगर शिफ्ट ईजी है तो आपका मार्क्स डिक्रीज होगा। शिफ्ट अगर टफ है तो मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। यही फार्मूला होता है, लेकिन आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखेंगे। एक्यूरेसी अगर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उसके बाद जहाँ तक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात है तो OA के लिए बस 2 ही एग्ज़ाम होने हैं, यानी कि आपका प्री होगा जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि आप बस डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है जो लोग कट ऑफ पार नहीं करते होंगे। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, और यही मेंस एग्ज़ाम जो है शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बनता है। और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है ऑफिस असिस्टेंट में कोई भी, इसलिए आपको इंटरव्यू का झंझट नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए RRB से कॉल आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
और वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ जाता है। तो इंटरव्यू का कोई चक्कर नहीं होता। और ऑफिसर स्केल 1 यहाँ पे 3 एग्ज़ाम्स होंगे। पहला प्री, तो स्क्रीनिंग होगा, बाहर करने के लिए एग्ज़ाम होता है, बस सेलेक्ट करने के लिए नहीं। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका। उसके बाद इंटरव्यू और मेंस का यहाँ पे 80:20 के रेशियो मार्क्स ऐड होता है। यानी कि जितना आपका मेंस में मार्क्स आएगा, यानी कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो उसको 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे 100 का इंटरव्यू होता है तो उसको 20 में कन्वर्ट किया जाता है। वो सब हम लोग बाद में भी देखेंगे। अभी बस मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दिया हूँ आपको। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जहाँ तक बात किया जाए तो आपके स्टेट में बहुत सारे शहर में होंगे, वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका नज़दीकी हो। और यहाँ पे इंटरव्यूज़ जो कि सिर्फ ऑफिसर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं जो कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि अभी थोड़ा आप तैयारी करके रखें। हालांकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अभी से तैयारी करने लगें, लेकिन फिर भी अगर आपके पास तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर जो कि आपके इंटरव्यू के समय आएगा, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। जब आप अप्लाई करेंगे तो प्रिंट करके कृपया रख लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। हालांकि इंटरव्यू के समय फिर से ओपन कर दिया जाता है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालने के लिए, लेकिन आप क्यों झंझट में पड़े, पहले से रखिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है। उसके बाद फ़ोटो ID प्रूफ जिसमें आपका आधार हो गया, पैन हो गया, आधार पैन पासबुक में फ़ोटो और नेम होना चाहिए, फ़ोटो और नेम मैच करना चाहिए। इसके अलावा मार्कशीट, आपका 10th का मार्कशीट, आपका 10th 12th और दोनों का सर्टिफिकेट भी चाहिए। ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई लोग जैसे ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए कर रहे हैं तो उनको चाहिए होगा। आप लोगों को ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट को इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो कि SC ST या OBC कैटेगरी है उनको चाहिए होगा, और जो EWS है उनको EWS कैटेगरी कैंडिडेट को भी इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो वो फॉर्मेट नीचे दिया गया है, आप उस फॉर्मेट में जाके पहले ब्लॉक से बनवाए फिर डिस्ट्रिक्ट में जाके उस पर वहाँ पे आप साइन मोहर करवा ले, बात ख़त्म। ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं हालांकि, और मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था, लेकिन जब सब कुछ मेरा हुआ तो सब पता चल गया कि कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही तरीके से कोई भी काम करेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसका जो भी डिजेबल हैं जो कि PWD से अप्लाई करें उनको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि नीचे दिया गया है, अभी हम आपको बताएंगे, इस PDF में ही दिया गया है। फॉर ऑफिसर्स ये सब स्किप कर देता हूँ मैं क्योंकि बहुत कम लोग होंगे, एक्स सर्विसमैन वगैरह का दिया हुआ है। और यहाँ पे कम्पिटेंट अथॉरिटी दिया हुआ है कौन कौन से बना सकते हैं, तो मैं सिंपली बोलूँगा DM SDM। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने कलेक्ट्रेट में जाइए, वहाँ पे बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद बता देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका प्री हो जाएगा, उसके बाद प्री के बाद मेंस आपका होगा। मेंस अगर आप क्वालिफाई करेंगे ऑफिसर स्केल 1 में तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा। और जहाँ तक ऑफिसर स्केल 1 की बात है तो मेंस के बाद आपका इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आएगा और उसी के साथ प्रोविजनल अलॉटमेंट भी आ जाता है जो आपका फलाने बैंक में हुआ है सिलेक्ट। और फिर आपको RRB जो है वो आपको बुलाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कुछ दिनों के अंदर ज्वाइन भी करवा देती है। तो यही प्रोसीजर आता है। उसके बाद 2-3 चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस ID कार्ड के बारे में तो वो मैंने बता चुका हूँ, मैं बता ही दिया हूँ। आधार कार्ड और ये पैन कार्ड हर किसी के पास होता है, कोई एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मोड को फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मोड को आप लोग फॉलो करते हुए एग्ज़ाम
लीजिएगा। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप ग्लव्स मास्क लेके जाएं, ये सब सैनिटाइज़र वगैरह रखें, पेन भी आपको लेके जाना है। ये सब बात की बात है, अभी आप अप्लाई करिए और पढ़ाई कीजिए। जब एडमिट कार्ड आएगा तो ये चीज़ें देख ली जाएगी, ये कोई खास चीज़ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे वही दिया हुआ है, कॉल लेटर आपका रख लिया जाएगा। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, जो कि मेंस में लेके जाना है। तो आप ऐसा ना हो एग्जाम के बाद प्रीलिम्स का कॉल लेटर फेंक दे और ये से फिर से डाउनलोड करके निकाल लेंगे, वैसा नहीं है। यहाँ पे अलॉन्ग विथ ऑथेंटिकेटेड और स्टाम्प्ड कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ होना चाहिए, स्टाम्प लगा होना चाहिए। जबकि एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगाया जाएगा, वो आपको रिटर्न करके रखना है। ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट दोनों के लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद मेंस एग्जाम पे ये चीज़ें आपको लेके जाना है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको लेके जाना है, जैसे आईडी कार्ड, फ़ोटो एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप जब भी अप्लाई करें तो मोबाइल नंबर एकदम सही दें, जो चालू रहता है हमेशा, और ईमेल एकदम सही दें, ना जो गलत दे दे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दो चीज़ें अच्छे से वेरीफाई करके डालें ताकि गलती ना हो। और उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। अप्लाई करके ही आपको बताएंगे कहाँ पे क्या डालना है और कहाँ पे क्या नहीं डालना है, कैसे फ़ोटो डालना है, क्या करना है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आप लोग मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग लैपटॉप है तो लैपटॉप से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, नहीं तो जाके भी करवा सकते हैं। और अप्लाई करते समय यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपके पास ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट होना चाहिए और कोई सर्टिफिकेट होने का ज़रूरत अभी है नहीं। सर्टिफिकेट सब आपका इंटरव्यू या फिर ज्वाइनिंग के समय ज़रूरत पड़ता है। बस आपके पास आईडी कार्ड, फ़ोटो होना चाहिए, सिंपल, और कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए बोल्ड में लिखा हुआ, इंटीमेशन विल बी सेंट बाय ईमेल and or SMS only to the email ID and mobile number registered in the online application form। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से डालना है, गलत ना डाल दें, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी। और सारी चीज़ें जो होती है रिक्रूटमेंट में ईमेल के थ्रू ही, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज्वाइनिंग लेटर तक यहाँ पे आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेफरेंस भी आपको अप्लाई करते समय डालने की ज़रूरत रहता है। तो आप लोग जिसमें आप जो आपका नज़दीकी है वो आपको ऊपर डालें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं निकाल लूँगा तो आप फर्स्ट ऑर्डर में दें। लेकिन जो आपका नज़दीकी बैंक है वो, लेकिन आपको लगता है कि मैं, हो सकता है मुझे कम मार्क्स भी आए, तो आप उसको थोड़ा नीचे प्रेफरेंस दें, क्योंकि अगर ऊपर वाला नहीं मिला तो फिर आपका जो लोकल है वो मिल जाएगा, कम स्कोर अगर आपका आ रहा है तो। ये थोड़ा ट्रिक है इसको, और ये लक भी होता है कौन सा बैंक आपको अलॉट होता है। जैसे कि मैंने तो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया था मुझे वही अलॉट हो गया था, लेकिन हालांकि सेकंड प्रेफरेंस वालों का ज्वाइनिंग हो चुका है, हम लोगों का नहीं हुआ, दैट्स लक। इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। बस अभी तो आपको जॉब चाहिए, लेकिन बाद में ये सब भी मैटर रखती है थोड़ा बहुत। अगर आपको थोड़ा दूर दे देता है तो प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, खासकर लड़कियों को थोड़ा हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा कैसे क्या करना। और यहाँ पे जो है सारा डेट दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, या फिर ये PDF तो आपके पास रहेगा ही। 8 जून से लेके 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और पेमेंट का भी वही डेट है। कॉल लेटर आपका 9 अगस्त से आपका डाउनलोड होगा, 9 जुलाई से सॉरी। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कोविड के कारण, और जो पिछली बार तो नहीं हो पाया था। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने का ज़्यादा चांस है। और ये एग्ज़ाम्स जो हैं लगभग आपका वही मिड अगस्त में होने का ज़्यादा चांस है।
रिजल्ट आपका सितंबर में फ्री का आ जाएगा। डाउनलोड कॉल लेटर ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के लिए आपका सितंबर में ही आ सकता है, और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन जो है सितंबर तो नहीं, अक्टूबर में होने का ज़्यादा चांस है, और रिजल्ट भी अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर तक आ जाएंगे मेन का रिजल्ट। यानी कि यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका होगा मेन जो है, और यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 to 3 का इंटरव्यू का लेटर जो है अक्टूबर या नवंबर में ही ये भी आ जाएगा। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर 2021 ऑफिसर स्केल 1 के लिए, और प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 and 3 और ऑफिस असिस्टेंट सबका प्रोविजनल अलॉटमेंट यहाँ पे जनवरी 2022 में हो जाएगा। जनवरी 2022 में आपका आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है तैयारी शुरू करें, और नहीं करें हैं अभी तक तो, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि आप थोड़े से तो जरूर आगे रहेंगे और लोगों से, लेकिन जिनका नहीं अगर उस रफ्तार में हो रहा है तो वो भी अभी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। आपका एग्ज़ाम अगस्त में और अभी मई चल रहा है, आई थिंक जून चल रहा है, और आपके पास अभी 20 दिन इस महीने में तो लगभग बाकी है, और जुलाई पूरा बचा है, यानी कि आपके पास 50 दिन का समय है, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप मेहनत करेंगे ज़रूर आपका निकलेगा। और यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं किसमें कितना सीट्स है, आप लोग ये लिस्ट देख लीजिएगा। मैं बिहार की बात करूँ तो यहाँ पे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में थोड़े कम सीट हैं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ज़्यादा सीट्स हैं, और मेरा इसी में सिलेक्शन हुआ है, ये आप देख लेना। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें लगभग जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे pranavk.official, ये मेरा आईडी है pranavk.official, और यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट डीएम करके आप कोई क्वेरी हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये इस तरह का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST के लिए, जो कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे ये आपका है, सॉरी ये है आपका OBC सर्टिफिकेट। तो ये यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं, आप वेबसाइट पर भी आपको एनी टाइम अवेलेबल आता है। आपको OBC सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीलिम्स दीजिए, फिर आपके पास जब समय बचे तो जाके बनवा लेना, अभी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा एनेक्सर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए आप यहाँ से बनवा सकते हैं। हालांकि अभी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप बस फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि इस बार आपका जो है लक्ष्य पूरा हो जाए, जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, और आप भी बैंक में आएँ और लोगों को सर्व करें, एक अच्छी अपनी लाइफ जिएँ, क्योंकि सैलरी तो आप जानते ही हैं। अभी ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं तो लगभग 60 के ग्रॉस सैलरी है, और आपको इन हैंड 51 के आसपास मिल जाती है, और ऑफिस असिस्टेंट का भी सैलरी 30 के इन हैंड आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सीट्स भी अच्छे हैं, तो आप लोग मेहनत कीजिए, और उम्मीद करता हूँ जल्द ही आप भी किसी बैंक में काम करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।